नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सारे चैप्टर यानी जितने भी चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड कुछ कथन यानी विचारक या दार्शनिक क्या कहे हैं, उनका क्या कथन है, उनको लेकर आया हूँ, जो कि हर एक परीक्षा जैसे TGT, PGT, GIC, LT, UGC नेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अवश्य ही इससे आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है राज्य। तो राज्य से जितने भी विचारक क्या क्या कहे हैं उनके बारे में, तो मैं इनको लेकर आया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कथन है कि राजनीति का आरंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन गार्नर का है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह कथन है। दूसरा है राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है। यह कथन लीकॉक का है। अगला है डिमाक क्या कहते हैं। डिमाक कहते हैं कि राजनीति का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। यह सभी TGT की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। TGT, PGT चाहे जो हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है आधुनिक दृष्टिकोण से राजनीति की परिभाषा। तो कैटलिन एक विचारक है। कैटलिन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाकलापों और व्यवहारों का अध्ययन है। इसके बाद ईस्टन कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन है। अगले हैं विचारक कैटलिन के अनुसार राजनीति शक्ति का अध्ययन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है लासबेल के अनुसार लासबेल कहते हैं कि राजनीति शक्ति के वितरण, प्रयोग और प्रभाव का अध्ययन है। इसी प्रकार अगले विचारक जो हैं वह है मार्गेंथाउ कहते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति संघर्ष है। अगला है राज्य स्टेट। तो राज्य के बारे में प्लेटो के अनुसार यानी प्लेटो कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। और अरस्तु के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या उतनी होनी चाहिए कि राज्य की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो और जितने राज्य भरण पोषण कर सकें। और रूसो के अनुसार राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। अगला है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा से संबंधित विभिन्न विद्वानों ने कौन कौन से कथन कहे हैं। तो पहले हैं अरस्तु के अनुसार अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवार और ग्रामों का समुदाय है जिसका विकास आत्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है, सुंदर जीवन के लिए आवश्यकता बनी रहेगी। यह है अरस्तु। और विल्सन के अनुसार विल्सन कहते हैं कि राज्य कानूनी रूप से संगठित जनता हो। अगले हैं ब्लंट सली कहते हैं कि राज्य राजनीतिक रूप से संगठित जनता है। इसी प्रकार ट्राइटिस्के कहते हैं कि ट्राइटिस्के के अनुसार राज्य शक्ति है। अगले हैं ओपेनहियर के अनुसार। तो ओपेनहियर महोदय कहते हैं कि राज्य वर्ग व्यवस्था है। ईस्टन के अनुसार ईस्टन कहते हैं कि राज्य राजनीतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार राज्य की उत्पत्ति का बल या शक्ति के सिद्धांत के बारे में एक्टन कहते हैं कि शक्ति भ्रष्ट करती है, निरंकुश राजा को चौपट करके ही छोड़ती है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस पर आप लोग टिक लगा लीजिए। अगला है देन के अनुसार शुरुआती दौर के लोगों में आज्ञाकारिता और अनुशासन की आदत का विकास किया। अगला है पितृसत्तात्मक सिद्धांत।
तो पितृसत्तात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वह हैं हेनरी मैन या TGT या PGT। पिछली बार क्वेश्चन उसमें पूछा गया था कि पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसका हो जाएगा हेनरी मैन। अगला है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, तो इसके समर्थक हैं बैसोफेन महोदय। अगला है हाब्स के अनुसार, हाब्स कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से झगड़ालू और डरपोक होता है। लॉक कहते हैं कि मानव स्वभाव को सहयोगी सहिष्णु मानते हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सभ्य बर्बर होता है। डुग्बी कहते हैं कि समझौता सिद्धांत तर्क से कभी न साबित होने वाली कल्पना है। इसी प्रकार बर्क कहते हैं कि राज्य कहता और मिर्च जैसे व्यापार की साझेदारी नहीं है। अगला है मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग पहली बार किया है। बोधा ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया है। अगला है स्पेंसर द्वारा दी गई व्यक्तिवाद की व्याख्या। तो स्पेंसर का कहना है कि राज्य कल्याण के नाम पर बुराई पैदा होती है। इस तरह राज्य बुराइयों का जनक है। स्पेंसर का निष्कर्ष यही है कि राज्य बुराइयों का शिशु और जनक दोनों हैं। अगला है उदारवादी। तो उदारवादी नकारात्मक उदारवाद के पिता जॉन लॉक माने जाते हैं, तो वहीं सकारात्मक उदारवाद के पिता ग्रीन कहे जाते हैं। अगला है आदर्शवाद। तो आदर्शवाद क्या कहता है? आदर्शवाद कांट के अनुसार, कांट कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता है। वहीं बोसांके के अनुसार, बोसांके कहते हैं कि राज्य नैतिकता का मूर्त रूप है। अब इसी तरह संप्रभुता अगला चैप्टर है। तो संप्रभुता में कौन कौन से विचारक क्या क्या कथन अपना कहे हैं? तो बिलोबी के अनुसार पहला है, बिलोबी के अनुसार बिलोबी कहते हैं कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा ही संप्रभुता है। अगला है बोधा के अनुसार, बोधा ने कहा है कि संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से भी परे है। संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के बोधा ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में किया है। इसी प्रकार हाब्स कहते हैं कि हाब्स संप्रभुता से सारी मर्यादाओं को हटाते हुए कहा है कि संप्रभुता का आदेश ही कानून है। इस तरह हाब्स ने कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है चिपमैन ग्रे ने कहा है कि संसार के वास्तविक शासकों को ढूंढा नहीं जा सकता है, अर्थात ऑस्टिन जिस निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति की बात कर रहे हैं वह वास्तविक नहीं हो सकता। अगला है क्रैब। क्रैब कहते हैं कि कानून का स्रोत न्याय, बोध या औचित्य की भावना है। डुग्बी कहते हैं कि कानून का स्रोत सामाजिक सुदृढ़ता या श्रम विज्ञान में है। अगले हैं क्रैब। क्रैब कहते हैं कि संप्रभुता संकटकालीन है। क्रैब जो देकर कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति से निकाल देना चाहिए। इसी तरह लास्की भी कहते हैं कि संप्रभुता के सिद्धांत को राजनीति से निकाल देना चाहिए। यह राजनीति शास्त्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अगले लास्की कहते हैं कि गैर जिम्मेदाराना राज्य का सिद्धांत मानवता के हितों से मेल नहीं खाता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीयवाद के मार्ग में बाधक है। इसी तरह फिर लास्की कहते हैं कि समाज का स्वरूप संघात्मक है, अतः सत्ता संघों में विभाजित होनी चाहिए। सत्ता का एकमात्र अधिकारी राज्य नहीं हो सकता। फिर लास्की कहते हैं कि
लास्की, लिंडसे और बार्कर जैसे बहुलवादी कहते हैं कि राज्य को संघों का संघ, समूहों का समूह, समासों का समास, समुदायों का समुदाय मानते हैं। अगले गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीतिक संप्रभुता उन कुल प्रभावों का योग है जो कानूनी संप्रभु के पीछे रहता है। अगला चैप्टर आता है अधिकार। तो अधिकार के विषय में कौन क्या कहा है? तो ग्रीन कहते हैं कि अधिकार उन बाध्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसी तरह बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग या दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोसांके का यह कथन। अगला है हॉलैंड के अनुसार। हॉलैंड कहते हैं कि अपने बल पर नहीं वरन समाज की सहमति के बल पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करने की शक्ति ही अधिकार है। इसी तरह हाब्स कहते हैं कि हाब्स आत्मरक्षा के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। रूसो कहते हैं कि रूसो प्राकृतिक और नागरिक अधिकारों में अंतर नहीं करते। उनका कहना है कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार ही नागरिक अधिकार बन जाते हैं। इसी तरह स्पेंसर कहते हैं कि स्पेंसर ने समान स्वतंत्रता के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा है। बेंथम कहते हैं कि प्राकृतिक अधिकार बकवास और निरर्थक हैं। ग्रीन का कहना है कि समझौतावादियों का सबसे बड़ा दोष यही है कि वह अधिकारों को समाज से पूर्व मानते हैं। इसी तरह बेंथम कहते हैं कि अधिकार विधि की रचनाएं हैं। अगले हैं बर्क महोदय कहते हैं कि अधिकार इतिहास का फल है। ये प्रथा परंपराओं के निखरे हुए रूप हैं। इसी तरह ग्रीन कहते हैं कि अधिकार उन बाध्य परिस्थितियों की उपलब्धता है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। बोसांके कहते हैं कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले हैं लास्की के अनुसार अधिकार की बाह्य परिस्थितियां हैं। अधिकार वह बाह्य परिस्थितियां हैं जिनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। अगला है स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता के विषय में कौन क्या कहा है? ग्रीन की इस परिभाषा का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता करने योग्य कार्यों का करने देना है। इसी तरह सीले के अनुसार स्वतंत्रता अतिशासन का अभाव है। बर्लिन कहते हैं कि स्वतंत्रता अवपीड़न का अभाव है। हेयक के अनुसार कहते हैं कि किसी की निरंकुश इच्छा से विवश न किया जाना हो सकता है। हाउस के अनुसार स्वतंत्रता सामाजिक बंधनों की आध्यात्मिक प्रकृति में है। एंगल्स के अनुसार स्वतंत्रता अपने आवश्यकता की सही समझ है। इसी तरह स्टालिन ने कहा है कि पूर्ण समानता मूर्खतापूर्ण बकवास है। लास्की कहते हैं कि समानता अनुपात की समस्या है। डायसी ने विधि के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसी तरह कॉल और जोड़ कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता मिथ्या है। लास्की कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता वास्तविक नहीं हो सकती। अगला कथन है कि लास्की यह भी कहते हैं कि वह समाज बालू के ढेर पर खड़ा है जिस समाज में आर्थिक समानता नहीं है। इसी तरह एक्टन कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं और कहते हैं कि
समानता की अभिलाषा ने स्वतंत्रता को व्यर्थ बना दिया है। इसी तरह पोलार्ड कहते हैं कि स्वतंत्रता की समस्या का केवल एक ही हल है, वह समानता स्वतंत्रता में निहित है। पोलार्ड आगे भी कहते हैं कि स्वतंत्रता की अभिलाषा ने समानता को व्यर्थ बना दिया। नेक्स्ट चैप्टर है न्याय। तो न्याय के विषय में कौन क्या कहा है? प्लेटो कहते हैं कि अपने अपने सद्गुणों के अनुसार कार्य करना ही न्याय है। इसी तरह राल्स कहते हैं कि सुखियों का सुख चाहे जितना भी बढ़ा दिया जाए, उससे दुखियों का दुख कम नहीं होगा। इसी तरह अरस्तु कहते हैं कि वासना मुक्त विवेक ही कानून है। मैकाइवर कहते हैं कि मनवाने का अंतिम तरीका ही कानून है। और प्रथा परंपराएं के समर्थक कौन हैं? तो उनके समर्थक हैं हेनरी मैन और बर्क। अगला ऑस्टिन कहते हैं कि संप्रभु का आदेश ही कानून है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्रैब कहते हैं कि न्याय बोध की भावना है। डुग्बी महोदय कहते हैं कि सामाजिक सुदृढ़ता ही न्याय है। अगला है मैकाइवर कहते हैं कि राज्य कानूनों का जनक और शिशु दोनों हैं। यह भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला बेंथम यहाँ तक तो कहते हैं कि जेलों को मनोचिकित्सालय बना देना चाहिए। अगला है प्रजातंत्र की परिभाषा। तो प्रजातंत्र की परिभाषा के विषय में कौन क्या कहा है? तो सीले कहते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें संपूर्ण जनता भाग लेती है। इसी तरह डायसी कहते हैं कि प्रजातंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग होता है। इसी तरह ब्राइस कहते हैं कि प्रजातंत्र योग्य व्यक्तियों का शासन है जिसमें 3/4 भाग लेते हैं। लावेल के अनुसार कहते हैं कि प्रजातंत्र शासक के क्षेत्र में एक प्रयोग है। इसी तरह अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। अगला है लोकतंत्र के दोष। तो लोकतंत्र के दोष के विषय में कौन क्या कहा है? तो इसमें अरस्तु ने कहा है कि लोकतंत्र को भीड़ का तंत्र कहा है। प्लेटो ने भी लोकतंत्र को इसी नाम से संबोधित किया है। फैगवे ने कहा है लोकतंत्र को अयोग्यता की उपासना कहा है। डी टागबुले का कहना है कि बहुमत से ही तानाशाही पनपती है। मिल कहते हैं कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुसंख्यकों के अत्याचार से डरते हैं। इसी तरह ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसी में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई धन बल और बाहुबल को माना है। इसी तरह टैलीरैंड ने लोकतंत्र के विषय में कहा है कि लोकतंत्र की दृष्टि लोगों का कुलीन तंत्र कहा है। अगले हैं ब्राइस कहते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली क्यों न हो वह कुलीन तंत्र ही होते हैं। इसी तरह मुसोलिनी कहते हैं कि जनता वह घोड़ी है जिसे घास भूसा खिलाकर आराम से उस पर सवारी किया जा सकता है। पैरेटो ने कहा है कि इतिहास कुलीन वर्गों का कब्रिस्तान है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है रॉबर्ट मिचेल्स कहते हैं कि अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत देते हैं। यानी रॉबर्ट मिचेल्स ने अल्पतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत दिया है। सी राइट मिल्स और मिलीबैंड ने कहा है कि सशक्त अभिजन या पावर एलीट। अगले हैं अब्राहम लिंकन ने कहा है कि आप कुछ देर के लिए संपूर्ण जनता को मूर्ख बना सकते हैं, कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन सभी को
हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते। मैकफर्सन ने कहा है कि विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, यानी मैकफर्सन ने विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला है जनमत, पब्लिक ओपिनियन। तो इसमें डुग्बी ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन प्रोपोंडा में लिखते हैं कि एक सामाजिक गुट के रूप में जनता का किसी प्रश्न पर मत या विचार ही जनमत है। गिन्सबर्ग कहते हैं कि इसी बात को संज्ञान में रखते हुए लिखते हैं कि जनमत ऐसी वाणी है जिसे आने वाला हर झोंका छोड़ देता है, लेकिन इससे जो स्वर निकलते हैं हमेशा संगीतात्मक नहीं होते। इसी तरह गैसेट लिखते हैं कि जनमत की अवहेलना करके आज तक पृथ्वी पर कोई शासन नहीं कर पाया है। ह्यूम लिखते हैं कि कोई भी शासन प्रणाली क्यों न हो, अपने अस्तित्व के लिए जनमत पर ही निर्भर करती है। अगला है चैप्टर राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के विषय में कौन क्या कहा है। इसमें है पहले बर्क। तो बर्क कहते हैं कि बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठन है जो एक विचारधारा पर सहमत हो और जो राष्ट्रीय हितों में वृद्धि के लिए सत्ता प्राप्त के प्रयत्न में लगे हों। इसी तरह ब्राइस का कहना है कि राजनीतिक दल जनतंत्र से भी प्राचीन है। एलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि राजनीतिक दलों को कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन बताया है। इसी तरह लावेल ने कहा है कि राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। फाइनर महोदय ने कहा है अदृश्य सरकार कहा है, यानी राजनीतिक दल को फाइनर ने अदृश्य सरकार कहा है। मुनरो कहते हैं कि राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। ब्राइस कहते हैं जिस तरह ज्वार भाटा की लहरें समुद्री जल को स्वच्छ बनाती हैं, उसी तरह राजनीतिक दल राष्ट्र के मस्तिष्क को स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। अगला चैप्टर है दबाव समूह। तो दबाव समूह के विषय में कौन से विचारक ने क्या कथन कहा है। तो पहले हैं जेगलर कहते हैं कि दबाव समूह लोगों का एक ऐसा संगठन होता है जो सरकार से बाहर रहते हुए भी सरकारी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता है। अब्राहम लिंकन ने कहा है कि कांग्रेस की इच्छाएं वास्तव में दबाव समूहों की ही इच्छाएं हैं। फाइनर ने कहा है दबाव समूहों को कांग्रेस से बाहर कार्य करने वाला तीसरा सदन कहा है। इसी तरह एस.ई. फाइनर ने कहा इन्हें अज्ञात सम्राट कहा है, यानी दबाव समूह को अज्ञात सम्राट कहा है। शुम्पीटर ने इन्हें गुरनाम साम्राज्य कहा है। मैकन ने इन्हें अदृश्य सरकार कहा है। अगला है युद्ध का महिमा मंडन। तो युद्ध का महिमा मंडन के विषय में मुसोलिनी कहते हैं कि एक राष्ट्र के लिए युद्ध का वही महत्व है जो महिला के मातृत्व का है। इसी तरह हिटलर भी युद्ध को अनिवार्य मानते हुए कहता है कि जीना है तो युद्ध करना पड़ेगा। इसी तरह आदर्शवादी विचारक हीगल कहते हैं कि युद्ध राष्ट्रीय मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। फिर मुसोलिनी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति कायरों का स्वप्न है। साम्राज्यवाद दुनिया का कभी न बदलने वाला नियम है। इटली का यह विस्तार होना या विनाश। अगला चैप्टर है समाजवाद। तो समाजवाद के बारे में रैमजे मेयर कहते हैं कि साम्राज्यवाद गिरगिट की तरह रंग बदलता है। C.E.M. जॉर्ज कहते हैं कि समाजवाद
एक ऐसे टोप के समान है जिसे हर कोई पहन लेता है, जिसकी शक्ल बिगड़ चुकी है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद के विषय में कौन क्या कहा है? इसमें मार्क्स कहते हैं कि यह धार्मिक संरचना का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि धर्म अफीम की गोली है जिसे बुर्जुआ सर्वहारा को खिलाकर चैन की नींद सुला दिया है और आराम से उसका शोषण करता रहता है। फिर मार्क्स कहते हैं कि वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली में भी अंतर्विरोध के बीज मौजूद हैं, इसीलिए पूंजीवाद का विनाश निश्चित और साम्यवाद का आना तय है। एंगल्स कहते हैं कि बिना लौह कठोरता के इतिहास में कोई सफलता नहीं मिली है। फिर मार्क्स कहते हैं कि बल की पुराने समाज से नई समाज को जानने वाली दाई है। एंगल्स महोदय कहते हैं कि राज्य का लोप हो जाएगा, एक वर्ग विहीन साम्यवाद कहा जाएगा। साम्यवाद में प्रत्येक को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा और आवश्यकता के अनुसार दाम मिलेगा। इसी तरह प्रोधो ने कहा है कि संपत्ति चोरी है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है गांधी। गांधी कहते हैं कि संपत्ति को चोरी मानते हैं, यानी गांधी भी संपत्ति को चोरी मानते हैं। मार्क्स फिर कहते हैं कि चुराए गए इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति अपने कारखाने का मशीनीकरण कर देता है। मशीनीकरण कर देने से मजदूरों का शोषण बढ़ जाता है। इसी तरह एक्टन कहते हैं कि मार्क्सवाद को युग का भ्रम बताया, यानी एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम बताया है। इसी तरह हंट कहते हैं कि मार्क्सवाद को उदारवाद की अवैध संतान कहा है। माओ कहते हैं कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। कुछ और स्टेटमेंट हैं, जैसे पॉल जैनेट के अनुसार, पॉल जैनेट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांत का विवेचन करता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन है। इसी तरह हीगल कहते हैं कि व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है, इसीलिए वह राज्य का सदस्य है। हीगल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हीगल कहते हैं कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह जो सभी कथन है यह हीगल महोदय का है। अगले हैं आशीर्वादम। आशीर्वादम ने कहा है कि समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है रॉबर्ट डहल। तो रॉबर्ट डहल ने कहा है कि मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। इसी तरह फिर रॉबर्ट डहल कहते हैं कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं। मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली ने कहा है कि राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले फिर मैकियावेली कहते हैं कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। इसी तरह बर्क ने कहा है कि बर्क ने राज्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। अगला देखिए यहाँ पर सकारात्मक स्वतंत्रता। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हीगल हैं। सुख एवं दुख
यह बेंथम ने दिया है। यह सिद्धांत वैज्ञानिक व्यक्तिवाद का सिद्धांत स्पेंसर ने दिया है। लोकतांत्रिक केंद्रीयतावाद यह लेनिन ने दिया है। इसी तरह पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह प्लेटो महोदय हैं। और प्लेटो कहते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं होगी। इसी तरह मैकियावेली कहते हैं कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। इसी तरह मिल कहते हैं अपने ऊपर अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभ होता है। अगले हैं ग्रीन कहते हैं कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। बेंथम कहते हैं पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता। हीगल कहते हैं तलवार के बिना प्रसंज्ञा मात्र शब्द है। रूसो कहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। बोधा कहते हैं उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है। ये जितने भी कथन हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह मिल ने कहा है कि राज्य को कार्य शक्ति में आत्मनिर्भरता को नष्ट करता है, उसके दायित्व को कमजोर करता है, उसके चरित्र को कुंठित करता है। इसी तरह बोसांके ने राज्य का दार्शनिक सिद्धांत दिया है और कैल्सन ने राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत दिया है। मैकियावेली पुनः कहते हैं कि नागरिक सद्गुणों की अवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद है। हाब्स पुनः लिखते हैं सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। इसी तरह उदारवाद ने राज्य कहा है कि राज्य साधन है, साध्य नहीं है। बेंथम कहते हैं कि राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत दार्शनिक उग्रवाद है। मैकियावेली कहते हैं नागरिक सद्गुणों की अवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद बताया है। ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले हैं जेलिनेक कहते हैं कि एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन है। इसी तरह कुछ कथन हैं जैसे लुई चौदहवां कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। प्लेटो कहते हैं राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अरस्तु पुनः कहते हैं राज्य का वर्गीकरण सबसे पहले अरस्तु ने किया है। ये जितने भी हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला है आदर्शवादी क्या कहते हैं कि शक्ति नहीं बल्कि सदिच्छा ही राज्य का आधार है। ग्रीन कहते हैं कि राजनीति कृतज्ञता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ग्रीन पुनः कहते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। अगला गार्नर ने कहा है कि राज्य न ही ईश्वर की रचना है, न श्रेष्ठ शारीरिक बल की, न ही प्रस्तावों एवं सम्मेलनों की कृति है और न ही परिवार का मात्र विस्तार है। इसी तरह ब्लंटसली कहते हैं कि राज्य परिवारों और गांवों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है। इसी तरह अरस्तु कहते हैं कि राज्य एक परिवार का विस्तार है। इसी तरह सेबाइन कहते हैं कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। लासबेल कहते हैं कि एक संप्रभु क्षेत्रीय समूह कहा है। ई.एम. फास्टर कहते हैं कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में महान है। सेबाइन कहते हैं अरस्तु आदर्श राज्य पर ही नहीं बल्कि
राज्य के आदर्शों पर पुस्तक लिखता है। इसी तरह हीगल कहते हैं, राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। मैकाइवर ने कहा है, राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले बारकर कहते हैं, आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला कांट ने कहा है कि मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कहा है। बोसांके ने राज्य की उच्चतर तार्किकता दी है। ग्रीन ने कहा है कि राज्य समुदायों का समुदाय है। इसी तरह लास्की ने कहा है कि समाज का सेवक ही राज्य है। मैकाइवर कहते हैं, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। इसी तरह मैकाइवर कहते हैं कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले हैं मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं। इन्होंने राज्य शोषण का यंत्र है कहा है। अगला प्रत्ययवाद कहता है कि राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत दिया है। अराजकतावाद है तो यह राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों हैं। अधिनायकवाद क्या कहता है, एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित है। अगला है राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। तो इसमें जैसे पहला हाब्स कहते हैं कि आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। इसी तरह बेंथम ने कहा है कि मनुष्य आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। इसी तरह डायसी महोदय ने कहा है कि राज्य सरकारों के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। इसी तरह अरस्तु कहते हैं कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। वेबर कहते हैं कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। मैकाइवर पुनः कहते हैं, राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह सीले कहते हैं कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। यह कथन सीले का है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हाबाउस कहते हैं कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह हाबाउस ने कहा है। ह्यूगो ग्रोसियस कहते हैं कि राज्य एक समझौते का फल है। अगला है लीकाक कहते हैं कि राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम है जिससे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए हैं। अगला चैप्टर है संप्रभुता। तो संप्रभुता के विषय में कौन क्या कहा है, तो इसमें पहले हैं ब्राइस कहते हैं कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जो किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। रूसो कहते हैं, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का जो कि संप्रभु होती है। अगले फिर लाक कहते हैं, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। अगला कथन है डॉक्टर पी.एस. मुहार कहते हैं कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे भी चले। हॉलैंड कहते हैं, कानून वह कार्यों के वह सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीति सत्ता लागू करती है। हाब्स कहते हैं, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना को प्रस्तुत किया है। हाब्स पुनः कहते हैं, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों
को आदेश देने का अधिकार रहता है। गिलक्राइस्ट कहते हैं राजनीतिक संप्रभुता राज्य उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। गैलेट कहते हैं वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता को प्रभावों की सूची मात्र बना देती है। मिल कहते हैं स्वयं पर, स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर व्यक्ति संप्रभु है। हाब्स कहते हैं सामाजिक समझौता की अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के सिद्धांत के साथ जोड़ा है। वाहन कहते हैं रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। पुनः रूसो कहते हैं लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है। गैटिल महोदय कहते हैं जितनी प्रभुसत्ताएं होती हैं उतने ही राज्य होते हैं। लास्की कहते हैं राजनीति विज्ञान का सबसे बड़ी सेवा यह होगी कि प्रभुता की अवधारणा को समाप्त कर दिया जाए। इसी तरह बर्लिन महोदय कहते हैं कि जब संप्रभुता सही हाथों में विद्यमान होती है तो स्वतंत्रता बढ़ जाती है। डुग्बी कहते हैं कि सार्वजनिक सेवा न कि संप्रभुता अनिवार्य विशेषता है। अगले हैं ओपेनहाइमर कहते हैं संप्रभुता ऐसी सर्वोच्च सत्ता है जो अन्य किसी सांसारिक सत्ता से स्वतंत्र होती है। अगला है कैलहाउन ने कहा है कि संप्रभुता एक पूर्ण वस्तु है। जिस प्रकार एक अर्धवर्ग अथवा एक अर्ध त्रिभुज की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार आधी अथवा तिहाई संप्रभुता की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगले रूसो कहते हैं संप्रभुता विभाजन केवल एक धोखा है। अगले हैं गैटिल ने कहा है कि विभाजित संप्रभुता अपने आप में एक विरोधाभास है। अगला है थ्रेसीमेकस। अगला चैप्टर है न्याय। तो न्याय के विषय में कौन क्या कहा है, तो इसमें पहले है थ्रेसीमेकस। थ्रेसीमेकस ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली का हित है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है सेफालस कहते हैं कि न्याय सत्य बोलने तथा अपना कर्ज चुकाने में है। इसी तरह प्लेटो ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। राल्स ने कहा है एक बेहतर समाज की प्रकृति तथा उद्देश्य न्याय सिद्धांत का मौलिक अंग है। राल्स पुनः कहते हैं न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार न्याय से होता है। अगला राल्स पुनः कहते हैं कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। संत ऑगस्टाइन ने कहा है कि यदि न्याय को पृथक कर दिया जाए तो राज्य एक लुटेरे की संपत्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, स्टेटमेंट है। अगला ऑगस्टाइन कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं होता वह डाकुओं का समूह है। सेफालस कहते हैं न्याय सत्य बोलने और अपना ऋण चुकाने में निहित है। ग्लाकान ने कहा है कि न्याय भय की संतान है। इसी तरह सुकरात कहते हैं न्याय व्यक्तियों का परस्पर संबंध है जो सामाजिक संगठन पर आश्रित है, अतः समुदाय की संरचना के संदर्भ में ही इसका अध्ययन उपयुक्त है, व्यक्ति के आचरण की विशेषता के रूप में नहीं। अगला फिर थ्रेसीमेकस कहते हैं कि न्याय बलवानों का हित है। प्लेटो ने कहा है कि व्यक्ति द्वारा अपनी प्रकृति के अनुरूप अपने कार्यों का संपादन ही न्याय है। ह्यूम कहते हैं कि सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है। इसी तरह राल्स कहते हैं कि
न्याय का अर्थ प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण है। पुनः राल्स कहते हैं कि न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। प्लेटो ने कहा है कि न्याय आत्मा का गुण और अन्याय दुर्गुण है। अगला चैप्टर है व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद के बारे में कौन से विचारक क्या कहा है? इसमें ग्राहम वालास कहते हैं कि आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता, यानी ग्राहम वालास को आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रणेता माना जाता है। लासबेल व कापलान ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान शक्ति की रचना और भागीदारी का अध्ययन है। फिर लासबेल कहते हैं कि शक्ति विनिश्चयों के निर्माण में सहभागिता है। डेविड ईस्टन कहते हैं राजनीतिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। जे.एस. मिल कहते हैं कि एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला चैप्टर है अराजकतावाद। तो अराजकतावाद के बारे में प्रोधो ने कहा है कि संपत्ति चोरी है। इसी तरह गांधी जी ने कहा है कि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन है, न कि उसके लालच के लिए। अगला चैप्टर आपका आता है फांसीवाद। तो फांसीवाद के विषय में माओ ने कहा है कि जन लोकतांत्रिक अधिनायकवाद का विचार दिया है। हिटलर ने कहा है कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। केसी हुइयर कहते हैं कि अस्थायी अधिनायक के अस्थायी और संस्थापित अत्याचारपूर्ण व्यवस्था बन जाने की संभावना सदा बनी रहती है। मुसोलिनी ने कहा है कि जैसे मातृत्व महिला के लिए है, उसी तरह युद्ध पुरुषों के लिए है। मुसोलिनी पुनः कहते हैं मेरा प्रोग्राम कार्य करना है, बात नहीं। अगला फांसीवाद के सिद्धांत के विषय में एल्फ्रेडो रोक्को ने कहा है कि समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। अगला है प्रजातंत्र। तो प्रजातंत्र के विषय में कौन क्या कहा है? तो सीले कहते हैं कि जनतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। अगले अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र शासन का विकृत रूप है। इसी तरह आमंड एवं बर्बा कहते हैं कि प्रजातंत्र संस्कृत से संबंधित सुषुप्त स्वान सिद्धांत प्रतिपादित किया है। रॉबर्ट मिचेल्स ने कहा है कि कूटतंत्र का लौह नियम दिया है। अरस्तु ने कहा है कि लोकतंत्र शासन का विकृत स्वरूप है। इसी तरह फिर अरस्तु कहते हैं कि पॉलिटी कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। इसी तरह C.L. बेफर ने कहा है कि एक विरक्त प्रजातांत्रिक, मतलब कि मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। अगले हैं D.C. बर्न्स कहते हैं कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं। यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न लगे। फिर D.C. बर्न्स कहते हैं कि सभी प्रकार का शासन शिक्षा प्रदान करने की एक पद्धति है, पर आत्मा शिक्षा ही सबसे अच्छी शिक्षा है। इसीलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र है। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है सहिष्णु न केवल उन लोगों के प्रति जिनसे हम सहमत हों, बल्कि उनके प्रति भी जिनसे हम असहमत हों। महात्मा गांधी ने कहा है कि लोकतंत्र वह कला एवं विज्ञान है जिसके अंतर्गत जनसाधारण के विभिन्न वर्गों के भौतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संस्थाओं सबके सामान्य हित की सिद्धि के लिए नियोजित किया जाता हो। अगला है टेलीरैंड। तो टेलीरैंड कहते हैं कि
लोकतंत्र स्वीकृत पागलपन है। इन्होंने लोकतंत्र को दुष्ट लोगों का कुलीन तंत्र भी कहा है। इसी तरह प्लेटो और अरस्तु कहते हैं कि लोकतंत्र भीड़ तंत्र या मूर्ख तंत्र या विकृत व्यवस्था है। कार्लाइन ने कहा है कि लोकतंत्र लाखों मूर्खों की सरकार है। ल्यूडोविकी कहते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ है मृत्यु। वाल्टर बेल ने कहा है कि लोकतंत्र भ्रष्ट प्लेटोवाद है। इसी तरह एंथनी गिडिंग्स कहते हैं कि लोकतंत्र में भावात्मकता एवं बहुमत की आध्यात्मिकता देखी जाती है। वारकर कहते हैं लोकतंत्र जुगाड़ों का शासन है। मैकफर्सन कहते हैं लोकतंत्र चयन की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक निर्णय लिए जाते हैं। लॉरेंस कहते हैं लोकतंत्र में कोई यह शिकायत नहीं कर सकता कि उसे सुनवाई का मौका नहीं मिला। वाल्टर बेजहार्ट कहते हैं लोकतंत्र लोकशक्ति को भ्रमित करने का सबसे बड़ा तरीका है। यह भ्रम इसीलिए स्थापित होता है क्योंकि लोकतंत्र में वाद विवाद एवं सहिष्णुता के लक्षण हैं जो लोगों के अधिकारों को भ्रम में फंसाते हैं। गिलक्राइस्ट कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। सीले कहते हैं लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। डायसी कहते हैं लोकतंत्र सरकार का ऐसा रूप है जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। मिल कहते हैं मतों को गिना नहीं तौला जाना चाहिए। गैटल कहते हैं लोकतंत्र समानता के सामान्य सिद्धांत पर आधारित है, अतः इससे न्याय की वृद्धि होना संभव है जो कि राज्य का अस्तित्व के प्रधान लक्ष्यों में से एक है। जे.एस. मिल कहते हैं कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक यह अनुभव करते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। इसी तरह लाबेल कहते हैं कि अंत में वही सरकार सर्वश्रेष्ठ है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध व पवित्रता को दृढ़ बनाए, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसीलिए वह सबसे अच्छा शासन है। अगला गार्नर ने कहा है कि लोकतंत्र की 4 पूर्व शर्तें क्रमशः राजनीतिक संचेतना, राजनीतिक शिक्षा, प्राथमिक एवं नैतिकतावाद व उच्च चरित्र हैं। जे.एस. मिल कहते हैं लोकतंत्र की 3 मुख्य आवश्यकताएं क्रमशः हैं उत्साह की आवश्यकता, संरक्षण की तत्परता एवं कर्तव्य निर्वहन की भावना। गार्नर ने कहा है कि द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। अगला कुछ सिद्धांत हैं जैसे रॉबर्ट ए डहल ने सुरक्षात्मक लोकतंत्र का विचार दिया है। लेनिन है, इन्होंने पीपुल्स लोकतंत्र का विचार दिया। अरस्तु ने बहुल लोकतंत्र का और जॉन लॉक ने शास्त्रीय लोकतंत्र का विचार दिया है। अगला है वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद। तो इसके विषय में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है, यानी वैज्ञानिक समाजवाद को क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जाता है। इसी तरह मैक्सी कहते हैं कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। फिर मैजनी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक राज्य, यानी मैजनी ने एक राष्ट्र एक राज्य का सिद्धांत दिया है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है।
रॉबर्ट डहल कहते हैं कि आंग्ल भावी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। लेनिन कहते हैं कि मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। सेबाइन कहते हैं लेनिन का मार्क्सवाद मार्क्स के सिद्धांतों की दृढ़ता में एवं कट्टरतम स्वीकृत होने के साथ परिस्थितियों के अनुसार इन सिद्धांतों की स्वतंत्रता बदलती हुई व्यवस्था है। मार्क्स पुनः कहते हैं पूंजीवाद जिन शक्तियों का जन्म देता है उन्हीं को संभालने में असमर्थ सिद्ध होता है। मार्क्स फिर कहते हैं मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना को निर्धारित करता है। मार्क्स के अनुसार विचारधारा मिथ्या चेतना की अभिव्यक्ति है। माओ से तुंग कहते हैं शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। पुनः माओ से तुंग कहते हैं सैन्य शक्तियों का केंद्रीकरण देखने में आसान मालूम होता है, किंतु अमल में यह बहुत कठिन काम है। अगला फिर लेनिन कहते हैं कि वे लोग खतरनाक हैं जो यह नहीं समझते कि साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष तब तक दिखावा है जब तक कि इसे अवसरवाद की लड़ाई के साथ बांध न दिया जाए। कार्ल मार्क्स कहते हैं विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को तुम्हारी बेड़ियां हैं और पाने का पूरा संसार भरा पड़ा है। मैक्सी कहते हैं लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। लेनिन कहते हैं समाजवादियों की कोई पितृभूमि नहीं होती। पुनः लेनिन कहते हैं क्रांति बिना क्रांतिकारी परिस्थितियों के संभव नहीं है और साथ ही साथ सभी क्रांतिकारी परिस्थितियों से क्रांति नहीं होती। रैमजे मोर कहते हैं कि समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं समाजवाद को मैं अपने मस्तिष्क और हृदय में रखता हूँ। रैमजे मैकडोनाल्ड कहते हैं समाजवाद समाज की भौतिक तथा आर्थिक शक्तियों की ऐसी व्यवस्था चाहता है जिस पर मानवीय शक्ति का नियंत्रण हो। C.E.M. जॉर्ज कहते हैं कि समाजवाद उस टोप की तरह है जिसे इतने व्यक्तियों ने पहना है कि उसका स्वरूप नष्ट हो गया है। अगले बर्नार्ड शॉ कहते हैं समाजवाद से अप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। लेनिन कहते हैं पूंजीवाद के सागर के बीच का साम्यवादी द्वीप सारे संसार के सर्वहारा वर्ग के क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक प्रकाश पुंज का कार्य करेगा। एक्टन कहते हैं कि मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है, यानी एक्टन ने मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है। एंजल्स कहते हैं राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। अगला है राजनीतिक दर्शन। तो राजनीतिक दर्शन के विषय में कौन क्या कहा है? तो रूसो कहते हैं कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं स्वतंत्रता है। अगले वारकर कहते हैं राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। लास्की कहते हैं मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है। इसी तरह मन ने कहा है कि राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वही पाप के समान है। गांधी कहते हैं परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है। पुनः गांधी कहते हैं गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पुनः गांधी कहते हैं कि
धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है, क्योंकि वह आत्मा की हनन करती है। अगला फिर गांधी कहते हैं कि गांधी ने प्रन्यास का सिद्धांत दिया है। डायसी पुनः कहते हैं, विधि के शासन की आधुनिक संकल्पना को निरूपित करने का श्रेय दिया जाता है। अरस्तु कहते हैं, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है। लॉक कहते हैं, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। क्रैब महोदय कहते हैं कि यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरन यह विधि है जो राज्य का सृजन करता है। अगला है लिया डिग्बिट के अनुसार। तो लिया डिग्बिट कहते हैं कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। सालमंड के अनुसार सालमंड कहते हैं, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। पार्किंसन के अनुसार पार्किंसन कहते हैं कि कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं। मुनरो के अनुसार मुनरो कहते हैं, हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष होता है केवल काठ की गुड़िया के समान है। अगला जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहते हैं कि 50 वर्षों के मतभेद एवं एक दशक की अनिश्चितता के बाद दो पुराने शत्रु अब साझेदार बन गए हैं। हीगल के अनुसार युद्ध की स्थिति राज्य के व्यक्तित्व की सर्वशक्ति को प्रकट करती है। पैरेटो कहते हैं, इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। रैमजे मेयर ने कहा है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाही पनपती है। इसी तरह मैक्स वेबर ने कहा है, सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है। रैमजे मेयर ने कहा है कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी शासन को चलाने वाला पहिया है। ग्लैडस्टेन ने कहा है कि यह एक सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते रहते हैं। मार्गेंथाउ कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ नहीं है। एडम स्मिथ कहते हैं, आर्थिक मानव की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो यह एडम स्मिथ ने प्रस्तुत की थी। अगला डनिंग के कथन के अनुसार प्रत्येक विचारक अपने युग का शिशु है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है स्वतंत्रता एवं समानता। तो इस पर कौन से विचारक ने क्या अपना मत दिया है? तो बारकर कहते हैं, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर बारकर कहते हैं, स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। सीले कहते हैं, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। पुनः सीले कहते हैं, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता बाह्य बाधाओं की अनुपस्थिति है, वह बाधाएं जो व्यक्ति का कोई कार्य करने की शक्ति घटाती हैं। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता सामान्य इच्छा के पालन में है। हीगल कहते हैं, स्वतंत्रता राज्य के कानूनों का पालन करने में है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। इसी तरह लास्की कहते हैं कि समानता का अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होना चाहिए। बर्क ने लिखा है कि प्रजातंत्रीय समानता एक भयानक प्रपंच है। GDH कोल कहते हैं कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक कल्पना है। लास्की कहते हैं, मुझे स्वादिष्ट भोजन करने का अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को मेरे इस अधिकारों के कारण सूखी रोटी से वंचित रहना पड़े। लास्की पुनः कहते हैं,
यदि राज्य संपत्ति को अधीन नहीं रखता तो संपत्ति राज्य को वशीभूत कर लेगी। पुनः लास्की कहते हैं, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि यह आर्थिक समानता के साथ न हो। कोल की तरह लास्की ने भी कहा है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, भूखे व्यक्ति के लिए मत का कोई मूल्य नहीं होता। J.S. मिल के अनुसार राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है, यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। एक्टन के अनुसार स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है। रूसो कहते हैं, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। वहीं पोलार्ड के अनुसार स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। हर्बर्ट डीन ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और न ही पृथक, वह एक आदर्श के दो रूप हैं। जेफरसन ने कहा है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया उसी तरह उन्होंने स्वतंत्रता भी प्रदान की। विनोबा भावे के अनुसार स्वतंत्रता जन्म सिद्ध हक नहीं कर्म सिद्ध हक है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, जो लोग दूसरों को आज़ादी नहीं देते उन्हें खुद भी इसका हक नहीं होता। अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया है कि हम इन तथ्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी समान बनाए गए हैं। अरस्तु ने आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अगला चैप्टर है अधिकार। तो अधिकार के विषय में कौन क्या कहा है, तो पहले हैं वाइल्ड के अनुसार। वाइल्ड कहते हैं कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही होता है। बेंथम के अनुसार जिन्हें हम सही तौर पर अधिकार कहते हैं वह वास्तव में सही तौर पर कहलाए जाने वाले कानून की रचनाएं हैं। हाब्स के अनुसार वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण स्टेटमेंट का यह चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।